अतिशय दैदिप्यमान असा सोहळा, दीपप्रज्वलन आणि माल्यार्पण सर्व मान्यवरांचे छायाचित्र या ठिकाणी होत आहे. विद्यापीठ गीत आणि प्रार्थना सादर करणार आहेत. मी सर्वांना विनंती करतो की विद्यापीठ गीतासाठी उभं राहावं. संस्कृतासी पराशक्ति स्वर हमारा है. संस्कृतासी पराशक्ति स्वर हमारा है. विश्व है परिवार भारत घर हमारा है. विश्व है परिवार भारत घर हमारा है.
अतिशय सुंदररित्या झालेली आहे. मी प्रथम मान्यवरांचा परिचय करून देतो. आपल्याला आज मुख्य अतिथी म्हणून राजस्थानचे माननीय महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांची उपस्थिती इथे आहे. ते महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अनेक वर्ष सदस्य राहिलेले आहेत. तसेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं सभापती पदाचं पण दायित्व त्यांनी अतिशय यशस्वीपणे त्याचं निर्वहन केलेलं आहे. राजकारणात त्यांचा अनुभव अतिशय दांडगा आणि प्रदीर्घ आहे. नवतरुण राजनेत्यांना नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्यांना नानांचं मार्गदर्शन नेहमीच मिळत राहतं. नाना, मी आपलं स्वागत करतो आणि माननीय विनयजी सहस्त्रबुद्धे सरांना विनंती करतो की आपण नानांचं आपलं स्वागत आहे. तसेच मध्य प्रदेशचे तडफदार पण तितकेच प्रेमळ मुख्यमंत्री माननीय मोहनजी यादव, डॉक्टर मोहनजी यादव यांचे देखील इकडे मी स्वागत करतो. माननीय मोहनजी यादव पण मध्य प्रदेशच्या राजकारणामधलं अतिशय अग्रेसर आणि खंबीर नाव आहे. डॉक्टर यादव हे विधानसभेचे सदस्य म्हणून कार्यरत राहिलेले आहेत आणि सध्या त्यांच्याकडे मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाचं दायित्व आहे. डॉक्टर यादव जी, मैं आपका बहुत हृदय से पुणे की पुण्य नगरी में आपका स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव मैडम से कि आप डॉक्टर मोहन यादव जी का सत्कार करें, सम्मान करें. विद्यापीठ SNDT दोनों के संयुक्त तत्वावधान में मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल माननीय हरिभाऊ बागड़े जी राजस्थान, अभी अभी जिनने अपना विस्तार से बहुत अच्छे से विषय रखा है, ऐसे सारे अच्छे कामों के लिए सदैव हर जगह हर स्थान पे उपलब्ध आपका समय इन सारी बातों को समाज जीवन में उतार करके उनके लिए अपना पूरा जीवन एक तरह से डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आपने ये जो हमको बुलाया जोड़ा, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. विद्यार्थी परिषद के समय से मैं आपसे संपर्क में भी हूँ. पहले हमारे आप प्रभारी भी थे संगठन के. कई रूपों में कई तरह से आपको हम अपने से बीच में से इन ऐसे अच्छे प्रेरक कामों के लिए आपकी उपस्थिति पाते हैं. मंच पर ही मौजूद डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव जी, कुलपति महिला विद्यापीठ, श्री देवीदास पोटे जी, माननीय निवेदिता जी, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान ओम सकलेचा जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, हमारे दीपक जैन जी इंदौर से आए हैं, हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी सुदाम खाड़े जी महाराष्ट्र के हैं लेकिन मेरे साथ जनसंपर्क अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं. हमारे श्रीकांत जी, आपका भी अभिनंदन है, आप भी यहीं से, पुणे है ना आपका स्थान, आप हमारे बहुत अच्छे सरकार में वहाँ मदद कर रहे हैं. बैठिए. इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, जिनकी बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं, इस पुण्य नगरी पुणे को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका गौरवशाली इतिहास है, इसका आनंद अलग ही है, जिसको हर रूप में हर समय अलग अलग ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी उज्जवल धवल शीतल बहुत विशाल सागर में
लहरें आ रही है, और उस लहरों का केंद्र अगर कोई बनता है, अर्थात कोई भी मान लो कोई पक्षी ने कहीं अपना चुप्की लगाई या कहीं से प्रवाह करने वाली धारा दिखाई देती है, तो पूरे देश का अगर स्मरण करो तो ये 300 साल की तो गारंटी ले सकता हूं कि पूना वो स्थान है जो इस वर्तमान के दौर में कभी शिवाजी के रूप में दिखाई देता है, कभी हमें लाला लाजपत राय के रूप में दिखाई देता है, अपने बाल गंगाधर तिलक के रूप में दिखाई देता है, जिनके अपने कारण से पूना की स्पंदन पूरा देश महसूस करता है। और कई अर्थ में तो सच में पूना और इंदौर उज्जैन में फर्क ही नहीं, एक जैसे ही लगता है मुझे तो। ये भी इसके अंदर का जो आनंद है। हम सब आज इस बेला में जब हमारे लिए माननीय विनय जी ने सही कहा है कि हमारे महाराज जी सिंधिया को भी याद करें। मैं महाराज शिवाजी की उस धारा के अलग अलग तट के जो कुछ हिस्से निकलते हैं वो कहाँ कहाँ से दिखाई देते हैं, तो हम सब महाराज जी सिंधिया होलकर वंश, सिंधिया वंश का, होलकर वंश के मल्हाराव जी और बाद में हमारी लोक माता को स्मरण करेंगे। मैं कभी कल्पना करता हूँ कि अगर महाराज जी या बाजीराव जी होलकर सिंधिया इनको छोड़ के नहीं जाते तो क्या वर्तमान का महाकाल मंदिर दिखाई देता। मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। वो उस दौर में उनने महाकाल मंदिर बनाया जब दिल्ली में मुगल सत्ता थी। कोई कल्पना कर सकता है? ध्वस्त करने वाले भी बैठे रहे, उनकी छाती पे बनाने वाले भी बैठे। ये वो दौर कितना आनंददायी था। जो तुमको करना हो तुम करो, और हमारा समय आएगा तो हम करके दिखा देंगे। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर जिसने धारा दिखाई, मैं महाराज जी का ये तो मान के चलता हूं, उनकी तलवार की धार पे उनने पूरे देश में साम्राज्य तो बहुत बढ़ाया, लेकिन सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति की ध्वजा अगर किसी ने फहराई है तो वो एक ही नाम आता, लोक माता अहिल्याबाई का, जिनके कारण से पूरा देश सनातन रूप से हमारे देश की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, कैसे उसका एहसास होता है। और कई परंपराएं, कितनी बात करो, उनको कितने प्रकार से याद करो। आज हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में चलें अगर बनारस में, और आज नहीं, उस दौर में जब हमारा अपना देवस्थान ध्वस्त हो गया था, लेकिन अगर आज बाबा विश्वनाथ का आज भी वहां अगर पूजा करने के लिए देवस्थान में जाने का मौका मिलता है तो बनारस में जाने के लिए जिन देवता के हम अपने पूजा पाठ और श्रृंगार से, उनके दर्शन से अभिभूत होते हैं, वो मौका अगर किसी ने दिया तो अहिल्या माता ने ही दिया। वो मंदिर देवस्थान बनाया तो अहिल्या माता की देन है, ये हमें और आनंद आता है। और उसमें प्रेम का सोना चढ़ाया पंजाब वालों ने। हम महाराजा रणजीत सिंह जी को याद करें। अगर मंदिर नहीं होता तो कोई स्वर्ण कैसे चढ़ाता है, लेकिन द्वारका जाओ, सोमनाथ जाओ, बनारस जाओ, जिस जिस स्थान पे, और क्या क्या परंपरा बनाई, कितनी सारी बात करें। मुझे मालूम है कि अहिल्याबाई पर व्याख्यान के लिए हमारी ताई आई हुई है, वो शायद तीसरा सत्र है, तो मैं उनके प्रशासन की व्यवस्थाओं को जानता हूँ। जैसे आपने थोड़े से विनय जी ने उसको थोड़ा सावधानी से बोला, मैं थोड़ा खोल के बोलता हूँ। आपने कहा कि भाई जो पर्टिकुलर भील समाज के वो एक नेता ऐसे खड़े हो गए जो जहां उनका अपना राज्य की सीमा आती है, महारानी अहिल्याबाई की, उसके पहले वो वसूली कर लेते, वही लूट लेते, वही रोक लेते। अब लगातार ये जो झंझट दिखती है तो प्रशासनिक कुशलता से रास्ते कैसे निकलते हैं। उन्होंने देखा कि कौन करता है, यही करता है, बार बार यही करता है। उसको बुला बुलू के, और जिनका आपने नाम बताया उसको जोड़ करके उसकी सरकार का हिस्सा बना देना, यही तो सरकार है। सरकार जो हो जाए ये उसका रास्ता निकाल दी कि भाई आप कहाँ फालतू के चक्कर में पड़े। और केवल ये नहीं, फिर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके यहाँ कुएं बनवाने के लिए, बगीचे बनवाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, पूरे समाज को बदल करके अपने से जोड़ लेना। एक माँ का सही रूप किसको मिलता है? इस रूप में मिलता है। शासन के सूत्र हाथ चलाते, वास्तव में शासन तो ये कुर्सी हमेशा कांटों का ताज होती, और उनका जीवन तो कांटों से ही भरा हुआ था। बेटा चला गया, पति चले गए, ससुर चले गए, बाद में परिवार में कोई है ही नहीं। लेकिन बाबा महाकाल तो हाथ में है। वो जो महादेव की पिंडी है, वो जिसके माध्यम से उनने जो शासन के सूत्र लगातार चलाए, और शासन के सूत्र के जो अपने को ध्यान में आता है,
कि उनके पास जो 2 तरह की राशि थी, धनराशि। एक धनराशि में वो समाज को भी धन्यवाद देता हूं जिनने खासगी की परंपरा धनगर समाज में, थोड़ा यादव समाज के हाथ में भी है कि महिला को 1/4 हिस्सा अपनी आय का शुद्ध बहन के हाथ में देकर, पत्नी के हाथ में देकर के वो परिवार के लिए रखवाना, वो बाकी सामान्य अपना चलाते रहो। उसके आधार पर ही वो 18 करोड़ की राशि उस समय की आज की 1000-2000 करोड़ से बड़ी होगी। और उस राशि से अपने पूरे देश में चलने वाले सारे प्रकल्पों को, राज्य का शासन अलग, राज्य की व्यवस्था अलग, उसका 1 कौड़ी हाथ में नहीं लेना, वो वहां की व्यवस्था के लिए, लेकिन बाकी चीज को चलाने के लिए समान रूप से दोनों तरफ ध्यान देना। और जैसा कि होता आया है, जहां शहद होगा वहीं तो लुटेरे आएंगे, वहीं तो भालू आएंगे, वहीं तो खाने आएंगे। तो उनके शासन की उस व्यवस्था के लिए भी तंत्र कैसा बना है, खुद की सेना को इंदौर में रखा, इधर से अपनी शासन व्यवस्था के सूत्र चला रहे। आज भी दूर है महेश्वर, और उस समय तो उस आड़े टेढ़े पहाड़ों के बीच में से कैसे कष्ट से जाते होंगे। लेकिन उसके बाद भी 1-2 घटनाक्रम ध्यान है जो जिसके कारण से उनने उदाहरण दिया कि सेना चढ़ाई पेशवा की, भाऊ आ गए उज्जैन तक, और उज्जैन आकर के उनका केवल एकमात्र उद्देश्य था कि धन भी लूट ले, राज्य पे भी कब्जा कर ले। तो अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करना, ये भी हमारे सबके सामने अहिल्याबाई का वो जो उस समय का दृष्टांत है कि अगर भाव आ जाओ, आपका स्वागत है, ये सेना से लड़ूंगी, अगर जीत गई तो एक नारी ने तुमको हरा दिया, और अगर आप हार गए तो एक नारी क्या करेगी, ये आपके सामने संसार आपकी किस रूप में पहचान बनाएगा। तो तरीके से, युक्ति बुद्धि से, पत्र व्यवहार, कूटनीति से युद्ध हो जाता तो अच्छी बात है, बगैर युद्ध के भी अपने पुरुषार्थ, युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना। और एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। अब माहेश्वरी साड़ी का अभी उद्घाटन तो मैं करके ही नहीं आया, डायरेक्ट ही आ गया। अपने बीच में से वो जो वस्त्र बनाना, और वैसे समय में आज भी हम ये सोचते हैं कि वो माहेश्वरी साड़ी इंदौर में नहीं बनती, भोपाल में नहीं बनती, जबकि सरकार उसके बाद से कितना सारी व्यवस्थाएं वगैरह। लेकिन हस्तशिल्प का, कारीगरी का, रोजगार का संसाधन दे करके लोगों को अपने पैर पे खड़ा कर लेना, ये मामूली बात नहीं। और इतना ही नहीं, वहां जितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग याद करो, स्मरण करो, सुबह से लेकर शाम तक, जैसे वो दरबार में बैठना, कब पूजा करना, कब बाकी व्यवस्थाओं का, रोज का पत्र व्यवहार का उत्तर जवाब देना, वो दौर तो बड़ा खराब था। एक बार तो और भी कारण बन गया था कि उनके अपने सेनापति ने अपना मुंह मोड़ लिया और सीधे कब्जा करने के, एक बार नहीं कई बार। मुझे एक उदाहरण ध्यान में आता, मैं खोल के नहीं बताऊंगा, थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन एक बड़े व्यक्ति जो लगातार इस अहिल्याबाई के साथ चलते थे, कदम से कदम मिलाकर, एक बार 10 लाख में वही बिक गए। तो बिकने के आधार पर ये चले यहां से इंदौर से कब्जा करने माहेश्वर तरफ, और इनके कदम बढ़े। उसके पहले उनको समझ में आ गई कि अब की बार मामला खतरे में। तो उनको ध्यान में आ गया, तो उन्हें 10 के 20 पूछवा दिया कि तुम 20 लाख रखो, अपना काम करो, मेरे को मेरा काम कर लेने दो। पीछे से हवा निकालना उनको जो आता था, यही तो प्रशासनिक कुशलता, कि अपने इन व्यवस्थाओं के सूत्र अपने हाथ से नहीं फिसले। और उसके बाद में भी सेवा का व्रतधारी, सेवा का व्रत पवित्रता के साथ पूरे देश में अपनी पहचान बनाना। मुझे नहीं मालूम उस समय पता नहीं क्या परमात्मा की कोई लीला रही होगी, कमोवेश उसी के आसपास मध्य प्रदेश में तो हमारे बीच में जो आपके यहाँ की तो बेटी और हमारी बहू है, अहिल्या माता का जो रोल दिखाई दे रहा, उसके आसपास हम रानी दुर्गावती को थोड़े दिन पहले ही देखते थे, जिनने अपने शासन के सूत्र से दिखाया था। रानी अवंतीबाई, जिनने अपनी पराक्रम पुरुषार्थ से वीरांगना होकर के रण में ही अपने प्राण दिए। दुर्गावती ने अपने हाथ से खंजर घोंपा। झांसी की रानी तो आपको सबको याद होगी, इनने सबने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसे सभी नक्षत्रों में हमारे बीच सूर्य की भांति चमकने वाली अहिल्याबाई का स्थान सबसे अलग है। मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर चूंकि हमारी सरकार ने तय किया कि 300 साल जिनके हो रहे हैं, तो पूरा वर्ष ऐसे आनंद से अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, जहां जहां हमको योग्य जगह मिलेगी। आज तो ये अपने साथ रामपाल महालगी के द्वारा अपना ये कार्यक्रम हुआ है,
लेकिन आने वाले समय में सरकार के माध्यम से भी हम इसी प्रकार के लगातार कार्यक्रम करते आएंगे। आज मुझे बहुत कठिनाई थी, लेकिन केवल विनय जी ने कहा कि आपको आना ही है, तो मैंने कहा पूना नहीं आएंगे तो ऐसा लगेगा जीवन अधूरा है, पूना आना चाहिए। आप सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद ये शायद मेरी समझ में आपका पहला